अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और जो टॉपिक है वो है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसे हम गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में। गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने किया था एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए या एटम के स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में इसने जो काम किया था वो ये था कि सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 1911 में इसने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था और एटम का मॉडल जो है वो प्रपोज किया था कि एटम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और वो किस किस जगह पे मौजूद होती हैं और एटम का स्ट्रक्चर जो है वो होता किस तरीके का है। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने डिफाइन किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ थी? एक्सपेरिमेंट में इसने किया था, इसने ली थी एक गोल्ड मेटल फॉयल। गोल्ड मेटल फॉयल में से इसने अल्फा पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, रेडियो एक्टिव रेज है, वो इसने पास की। या कह लें कि इस अल्फा पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इसने इस गोल्ड मेटल फॉयल के साथ स्ट्राइक कराया। तो इसके नतीजे में इसने ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसने इस फॉयल के पीछे लगाई। इसने इस स्क्रीन में क्या चीज़ ऑब्जर्व की वो आगे देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में इसने अगर बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो इसने पहली चीज़ जो ऑब्जर्व की, इसने ये देखा कि बहुत से अल्फा पार्टिकल जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे हैं उसी तरीके से वो इस फॉयल में से आसानी से पास हो जा रहे हैं और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे वो डिटेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इसने ऑब्जर्व की वो ये कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल वो कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, यानी कि अपना पाथ जो है, जिस लाइन में वो चल रहे थे, वो जब इस गोल्ड मेटल फॉयल से स्ट्राइक करते हैं तो वो अपनी जगह या अपनी जो चलने का हिस्सा है, पाथ है, वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं बहुत कम एंगल से। तीसरी चीज़ जो इसने ऑब्जर्व की थी वो ये की थी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इस गोल्ड मेटल फॉयल से टकराए और क्या हुआ है, बाउंस बैक हो गए, यानी कि जिस तरीके से आ रहे थे वो टकरा के उसी तरीके से वापस अ, निकल जा रहे थे इस गोल्ड मेटल फॉयल में, यानी कि पास नहीं हो रहे थे इसमें से। ये तीन चीज़ें इसने ऑब्जर्व की जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड मेटल फॉयल में से गुजारा। अब इस ऑब्जर्वेशन का इसने क्या नतीजा निकाला जब इस पे काम किया गया? तो इसने कुछ चीज़ें जो है, कुछ थ्योरी कह लें, वो पेश की। तो वो इस कंक्लूजन में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो था वो ये कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी कि रदरफोर्ड के मुताबिक एटम जो है वो दो हिस्सों में कंसिस्ट है, या दो हिस्सों में मौजूद है। एक को न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे को इसने कहा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। दूसरी चीज जिसने कही, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड, shows that the most of volume occupied by atom is empty। यानी कि इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो अल्फा पार्टिकल आसानी से पास हो जा रहे थे एटम में से, गोल्ड मेटल फॉयल के, तो इसने क्या बोला कि बहुत सा जो हिस्सा था एटम का
वो खाली है, यानी कि उसमें कोई जगह नहीं घेरी हुई, आसानी से वो अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं, यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि वो उस अल्फा पार्टिकल को पास होने से रोके। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कहा इसने कि अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। अब क्या कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे वो इस वजह से कर रहे थे क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसने कहा कि एटम में भी कोई ऐसा पार्ट मौजूद है जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जब वो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास, जिसे इसने नाम दिया न्यूक्लियस, अगर मैं डायग्राम की तरफ आऊँ और आपको इससे समझाने की कोशिश करूं कि जब ये डिफ्लेक्टेड वाली अगर मैं रेज देखूं, अल्फा पार्टिकल आए इस गोल्ड मेटल फॉयल में से गुजरे, जब इस न्यूक्लियस के पास ये पहुंचे तो क्या हुआ, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गए, आपस में रिपेल किया। तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्शन शो की इसने उस स्क्रीन में, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में। तो यहाँ पे इसने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो हिस्सा है एटम का को बीच में, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है हिस्सा, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से वो उस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसको इसने नाम दिया था न्यूक्लियस का। चौथा जो कंक्लूजन इसने निकाला था वो ये था कि जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो बाउंस बैक हो रहे थे, तीसरी ऑब्जर्वेशन जो थी इसकी, जो बाउंस बैक हो रहे थे उसके बारे में इसने कहा कि ये जो बाउंस बैक हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, बीच वाला जो हिस्सा है किसी भी एटम का, वो क्या होता है, बहुत ही सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों, क्योंकि टोटल मास जो है किसी भी एटम का वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पे लाई कर रहा होता है। तो सॉलिड हिस्सा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल इसमें से पास नहीं हो पा रहे, इसमें से टकरा के वो वापस बाउंस बैक हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी कि जो मास है ये कंसंट्रेट कर रहा है न्यूक्लियस को, यानी कि टोटल मास जो है वो डिपेंड कहाँ कर रहा है, न्यूक्लियस पे। एंड द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और इसने एक और बात कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट है इन न्यूक्लियस के आसपास कहीं पे, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट जो था, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वही बात कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो कि खाली हिस्सा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के आसपास। तो ये पांच कंक्लूजन इसने दी थी, यानी कि एक तरीके से कह लें कि इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला था वो ये था। अब ये इसकी थ्योरी फेल क्यों हुई थी, क्या वजह थी कि इसकी थ्योरी को फेल किया गया, वो आगे देखते हैं। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी इसने जो चीज़ें डिफाइन की थी उससे किसी भी एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं हो रही थी। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये कह रहा है, इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के आसपास, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था। और रदरफोर्ड ने ये बात कही थी कि
वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, लगातार लगातार एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, वो उनकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी एक वक्त में आके, और वो कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में। यानी कि अगर मैं डायग्राम से मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एनर्जी अपनी रिलीज कर रहे हैं। एनर्जी रिलीज करते 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 लगातार जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और ये कहाँ गिर जाएंगे, इस न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और ये एटम खत्म हो जाएगा। ये रदरफोर्ड ने कहा था, जो कि ये गलत थ्योरी थी इसकी। ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से इसकी डिफेक्ट में ये शामिल हो गया। पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस emit एनर्जी, there would be a continuous spectrum. In contrast to it, we get line spectrum from the atoms of elements. अब ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम कहते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स को, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर में फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करता है किसी भी एटम में। तो यहाँ पे जब रदरफोर्ड ने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास और लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इस लिहाज से जब वो लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है तो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म होने चाहिए थे, यानी कि कंटिन्यूअस बैंड ऑफ 7 कलर हमें शो होने चाहिए थे। लेकिन इन रियल में अगर हम देखें तो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है किसी भी एटम में। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रिलीज नहीं करता। वो जब गेन करके ये गेन एनर्जी करता है, गेन एनर्जी करने के बाद किसी हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद जब वो एनर्जी रिलीज करता है तब हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ये बात आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, बोहर नील बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो ये बात आपको उस वक्त सही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एक और डिफेक्ट इसका शामिल हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस अगर रिवॉल्व कर रहा होता तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, मगर हमें रियल में क्या मिल रहा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तभी स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, वरना नहीं होता। तो ये कुछ डिफेक्ट थे, लेकिन इसकी कामयाबी ये थी कि इसने एटम का बहुत हद तक जो है स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर दिया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो बहुत से क्या कह सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करने में इस रदरफोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये गलत नहीं होगा, मगर कुछ डिफेक्ट की वजह से इसकी थ्योरी को फेल कर दिया गया था। और इन डिफेक्ट पे ही आगे एक और साइंटिस्ट नील बोहर, जिससे कि मैंने बताया कि उसने काम किया और अपनी एक और थ्योरी पेश की थी, जिस पे मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत जल्द। तो उसमें उसकी थ्योरी को डिफाइन करेंगे कि रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट थे उस पे उसने क्या काम किए और क्या चीज़ अपनी थ्योरी दी, जिससे एटम का स्ट्रक्चर जो है वो और अच्छे से डिफाइन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो जो चीज़ें मौजूद थी। बाकी और कोई टॉपिक अगर आप समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।